एक डीएम लड़की गंगा स्नान करने के लिए जब महाकुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान करने के लिए जाती है, जब वहां पर जाकर वो देखती है तो एक नागा साधु, जो कि उसका तलाकशुदा पति नागा साधु बनकर वहां पर भीख मांग रहा था, जो उस डीएम लड़की का जो बाद में रिएक्शन होता है, जो उसके साथ में वो करती है, वो देखकर आपकी वाकई में आंख खुली की खुली रह जाएंगी। और वाकई में आप लोगों को सभी को देखने लायक महाकुंभ के मेले में जो डीएम साहिबा को उसका तलाकशुदा पति नागा साधु के रूप में भीख मांगते हुए मिलता है। तो आगे की ये क्या कहानी है, क्या प्रोसेस है, पूरी तरह से मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों को यह कहानी पूरी देखनी है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। वहां पर मैं आप लोगों को इस कहानी को शुरू से समझाऊंगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए आप इसे पूरा देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर एक फैमिली होती है। मिडिल फैमिली में एक बच्ची का जन्म होता है। उस लड़की का नाम रखते हैं वो कविता। दोस्तों, लेकिन उसके परिवार वाले ये चाहते थे कि आखिर हमें एक बेटा हो जाए, बेटा हमें मिल जाए। सभी बेटे की चाहत रखते थे, लेकिन उसके घर में फिर से एक बेटी पैदा हो जाती है। उसका नाम कविता रखा जाता है। उसके पिताजी का नाम दीनदयाल होता है और उस लड़की की माँ का नाम सावित्री होता है। दोस्तों, टाइम गुजरता है, उस लड़की का पढ़ाई में दिमाग अच्छा होता है। प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में उस लड़की को जो कि एडमिशन कराया जाता है, लेकिन जो उसके घर वाले हैं उसके मतलब उससे अच्छे से खुश नहीं रह पाते हैं। हालांकि उस पिताजी है उसका अच्छे से बर्ताव नहीं करता है उस लड़की के साथ में। उसकी माँ सावित्री है उस लड़की के बारे में अच्छा सोचती है, और उसके टीचर भी ये अपने पिता से आकर कहते थे उस लड़की के माता पिता से कि तुम्हारी बच्ची है, पढ़ाई में अच्छी है और जो कि पढ़ लिख कर वो कोई अच्छा आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन घर वाले उससे खुश नहीं थे। दोस्तों, 16 साल की उम्र कविता की हो जाती है। उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं, उसके शादी की बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे उसके घर वाले सब ये सोचते हैं कि आखिर हमारे सर से इसका बोझ हट जाए, सिवा उसकी मां के। दोस्तों, 16 साल की उम्र में एक रिश्ता उनके घर पर आता है कविता का, और वो रिश्ता सभी घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं कि हम रिश्ता कर लेंगे। आखिर क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो लड़के अमीर हैं, अच्छे पैसे वाले वो लड़के हैं, अच्छा मकान है उसका। लेकिन जब कविता को पता चलता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। दोस्तों, लाख मना करने के बावजूद भी वो उसकी माँ के पास में जाती है, और माँ है जो उसकी मना करती है कि अभी हमारी बच्ची है, 10वीं में पास हुई है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, वो शादी नहीं करना चाहती है, कहीं और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा अपना नाम रोशन करना चाहती है। लेकिन उसका पिताजी जब इस बात को सुनता है तो उस कविता की मां सावित्री को अच्छे से पीटने लगता है, उसके डांट फटकार लगाने लगता है, उसकी पिटाई करने लगता है। उसकी मां चीख चीख कर वहां पर रोने लगती है। दोस्तों, उस कविता से अपनी मां सावित्री का रोना नहीं देखा जाता, पिटना नहीं देखा जाता। वो अपनी मां से कहती है कि मां, कोई बात नहीं है, मैं अगर तुम्हारे ऊपर पिताजी इस तरह से जुल्म कर रहे हैं तो मैं जुल्म नहीं सह सकती, मैं शादी करूंगी और मुझे ये शादी मंजूर है। अब मैं यहाँ से शादी करके अब यहाँ से चली जाऊंगी। कुछ दिन बाद में दोस्तों उस लड़की की शादी कर दी जाती है, ससुराल में पहुंचा दी जाती है। उसका ससुराल में जाकर भी उसके सासू और ससुर का, सास ससुर का बर्ताव उस लड़की के साथ में अच्छा नहीं होता है। लड़की खाना पकाती है, सुबह लाती है, उनको नाश्ता कराती है, बर्तन धोती है, बस यह काम कराते हैं और अच्छे से उस लड़की के साथ में बर्ताव नहीं करते हैं। कहते हैं तुम ये हो वो है, तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया है हमको, अच्छे से काम करो ये। और अभी तक तकरीबन 5-6 महीने गुजर चुके होते हैं। वो जो लड़का है उसका मतलब जिससे उसकी शादी हुई थी, उसकी उम्र 21 साल थी, लड़की की उम्र 16 साल थी, नाबालिग लड़की थी। दोस्तों, उसका जो लड़के ने और लड़की ने दोनों की शादी हुई है, तो लड़के ने अभी तक कविता से कोई भी संबंध, कोई भी शादी से रिलेटेड रिलेशन अभी तक उससे नहीं बनाए हैं। अच्छे से कविता के साथ में वो उसका पति है जो बर्ताव नहीं करता है, और वो भी अपने माता पिता के बहकावे में आकर पूरे घर वाले कविता को जो कि परेशान करने लगते हैं, उसको प्रताड़ना करने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं और मारने लगते हैं। शराब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जो उस कविता का पति होता है वो शराब पीकर आने लगता है। शराब पीकर जब आता है, शाम को घर पे आता है तो उसको मारता है, उससे नहीं बोलता है। काफी दिन गुजर जाते हैं दोस्तों। एक दिन कविता अपने माता पिता के पास में चली जाती है, कहती है अपने माता पिता के पास में जाकर रोती है कि मुझे इस तरह से मेरे ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, मुझे अच्छे से कोई नहीं रहता है। लेकिन जो कविता का पिताजी है, दीनदयाल था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। कहता है
कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हारे सास और ससुर कहें तो वही काम करो। आपकी गलती होगी यानी तुम्हारी गलती होगी, इसी वजह से तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे घर में जो पति है वो तुम्हारे साथ में इस तरह से बर्ताव करने हैं। आखिर वो कविता को अपने घर से वापस धक्का देकर निकाल देते हैं अपने ससुराल के लिए। चली जाती है, एक दो दिन और गुजरते हैं। जैसे ही मार्केट में वो जाती है अपने ससुराल से, तो उसकी सहेली उसको नीलम मिल जाती है। नीलम से बातचीत करते देखते ही दोनों सहेलियां गले मिलती हैं, लेकिन कविता चीख चीख कर वहां पर रोने लगती है। कहती है कि मेरे साथ में ससुराल वाले अच्छे से बर्ताव नहीं करते। लेकिन दोस्तों वो नीलम है, वो उससे कहती है कि कविता तुम्हारे तो 10वीं क्लास में अच्छे नंबर आए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुई हो, कहीं तुम पढ़ लिख कर अपना भविष्य है जो कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी बनाओ। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम आखिर सह भी नहीं सकती, अभी तुम्हारी सहने लायक उम्र भी नहीं है कि तुम इस तरह से प्रताड़ना वहां पर सह रही हो। इस तरह से तुम्हारे सास ससुर प्रताड़ित तुमको कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में, अच्छे से कविता के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आखिर मुझे कुछ करना है। अपने ससुराल में चली जाती है। एक दिन वो सोचती है कि आखिर क्या सच में मुझे अपने घर से, अपने ससुराल से निकल जाना चाहिए। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक दिन अपना पूरा गहना, जो उसके पिताजी ने वो उसको गहना दिया था, सोने जेवरात जो भी उसने वहां पर दिए थे, सोने चांदी जेवरात, वो सारे एक दिन इकट्ठे करके अपने बैग में रख लेती है। तो दूसरे दिन अपने ससुराल से कविता अपने सारे सामान को लेकर निकल जाती है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए इसलिए निकलती है कि दिल्ली में उसकी, कविता की एक सहेली रहती है अंजू, तो अंजू के पास में वो जाती है। अंजू भी वहां पर अपनी पढ़ाई करती है, रूम पर रहती है एक दो सहेलियों के साथ में। जैसे अंजू अपनी सहेली के साथ में जाकर 11वीं और 12वीं क्लास की अच्छे से पढ़ाई करती है। 12वीं क्लास में उसके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसका एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जैसे ही वहां पर कॉलेज जाने लगती है, तो कॉलेज के पढ़ाई के दौरान वहां पर एक कलेक्टर साहिबा आती हैं, और कलेक्टर साहिबा ऐसा वहां पर भाषण देती हैं, ऐसा वहां पर एडवाइस देती हैं उन लड़कियों को कि मेरा जीवन शुरू में इस तरह से कठिनाइयों से गुजरा है, मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से थी और इस तरह से मेरे साथ में हुआ था, ये हुआ था। पूरी कहानी उसकी कविता जैसे ही थी। यही कलेक्टर साहिबा अपने भाषण को खत्म कर देती है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। लेकिन कविता है उस कलेक्टर साहिबा के पीछे पीछे भागने लगती है। जैसे शीशे में देखती है, गाड़ी को रुकवाती है, कहती है कि बेटी तुम क्यों भाग रही हो? जब मैं वहां पर भाषण दे रही थी, वहां पर कुछ बातें बता रही थी, तो तुम्हारा ध्यान ही कुछ अलग था, तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ अलग थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे। दोस्तों वहां पर देखती है, कलेक्टर साहिबा के साथ में कुछ देर बैठती है, बातचीत करती है और अपनी पूरी आप बीती उस कलेक्टर साहिबा को बताती है। कहती है कि मैं भागकर अब यहाँ पर आ चुकी हूँ। दोस्तों फिर कलेक्टर साहिबा है जो कहती है कि बेटी तुमने अच्छा किया, जो अपने जीवन के लिए तुमने एक अच्छा कदम उठाया है कि आखिर तुम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यह काम कर रही हो। अच्छे से तुम पढ़ाई करो, अच्छी तुम पोस्ट पर आओगी। कह रही है मैडम मुझे आपकी तरह ऑफिसर, बड़े ऑफिसर बनना है, बड़ा पद लेना है। कहती है कि बेटी टेंशन ना करो, तुमको ऐसा ही पद मिलेगा, बस तुम अपना अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा करके अपने अच्छे से पढ़ाई करो और कामयाब हो। इसी तरह से दोस्तों फिर और कलेक्टर साहिबा का वो नंबर ले लेती है। कहती है कि बेटी कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे जो कि कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल करके कुछ कह सकते हैं। दोस्तों कॉलेज से भी अच्छे नंबरों से वो पास हो जाती है। जब वो कॉलेज के टाइम में थी तो उसने कहा कि तुमको आईएएस का पेपर देना होगा। दोस्तों वो आईएएस का पेपर देती है। आईएएस का पेपर देते वक्त, पढ़ाई करते वक्त उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम होता है रवि। दोस्तों रवि भी जो कि उसी चीज़ की पढ़ाई करता है जो जिसकी कविता करती है। दोनों का अच्छे से तालमेल हो जाता है, अच्छे दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दोनों मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि ये दुनिया की रिवाज ही ऐसी है कि आखिर एक दिन रहते रहते साथ में वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही तूफान ला करके पटक देते हैं। दोस्तों दोनों एक ही साथ में रहते हैं, एक ही रूम में रहने लग जाते हैं और दोनों का एक ही जो कि जीवन था, वो भी एक गांव से आया हुआ था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। कविता भी इसी तरह से अपने गांव के आकर पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों सोचते हैं कि हमें दोनों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से हमें नाम रोशन करना है और हमें अपने पद पर जो कि चैन होना है, अपने पद पर हमें जो है कि आना है। दोनों रहने लगते हैं, दोनों अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। और दोस्तों एक दिन एक ऐसा आता है
कि जो रवि है कविता से कहता है कि कविता देखिए तुम अच्छे नंबरों से इसमें पास हो गई हो, मैं भी इसमें अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ, सिर्फ हमारा जो कि लास्ट स्टेप बचा है नौकरी लगने का, अब सिर्फ हमें वो काम करना है, दोनों अच्छे नंबरों से हम पास हो गए हैं, दोनों ने अच्छा नाम रोशन किया है। दोस्तों कहती है कि देखिए कोई बात नहीं है, अब हमें बस लास्ट स्टेप है, ये हमें अच्छे से फॉलो करना है ताकि हमारी नौकरी लग सके, हम कलेक्टर बन सकें, हम डीएम बन सकें, इस वजह से हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। दोस्तों कुछ समय और बीतता है, तो इतना बीतता है कि एक दिन जो कि कविता होती है और जो नरेश होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। यानी रवि है, सॉरी नरेश नहीं, रवि है जो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों वहीं पर कविता होती है, कविता कहती है कि देखिए मैं भी तुमसे प्यार तो बहुत करती हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं। और मैं उसने अपनी पूरी कहानी बता दी कि मेरे पति से मेरा तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी फिलहाल अभी भी पति जिंदा है और पति की तरफ से अभी मेरा कोई जो कि एक्सप्रेशन नहीं आया है ताकि मैं तुमसे कह सकूं, लेकिन पसंद तो तुम मुझे बहुत हो, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अब हमें फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन रवि कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम तुम्हारे पति को डिवोर्स दे दो और मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। दोस्तों यहाँ पर बातें हो जाती हैं, कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने जो पति है उसको डिवोर्स दे दूंगी, उससे को तलाक के कागज भेज दूंगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन पहले पढ़ाई करो। दोस्तों कहते हैं ना कि एक उफान ऐसा आता है, एक तूफान जिंदगी में ऐसा आता है जो सब कुछ बदल कर पटक देता है। दोस्तों उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है, दोनों पेपर देते हैं, पेपरों में वहीं पर कविता के नंबर अच्छे आते हैं, कविता कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद में जब रिजल्ट देखा जाता है रवि का, तो रवि उस एग्जाम में फेल हो जाता है, रवि कलेक्टर नहीं बन पाता है। दोस्तों वहीं पर कविता बन जाती है, कविता सबसे पहले जाती है उसी रवि के पास में, दोनों पहले तो गले लगकर मिलते हैं, अच्छे से कहते हैं कि देखिए मैं पास नहीं हुआ हूं और तुम पास हो गई, लेकिन कहती है कि ये सब जो कि आप ही की तो मेहनत है, अगर आप मेरे साथ में ना मिलते, मेरे साथ में अच्छे से पढ़ाई ना करते, तो मैं आज इस कलेक्टर के पद पर ना होती। लेकिन रवि कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का किया धरा है, जो तुमने मेहनत की है इसी का फल तुम्हें मिला है। दोस्तों कुछ टाइम और गुजरता है और कविता कहती है कि देखो रवि, तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है, फिर से तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हें ये पेपर फाइट करना है। लेकिन दोस्तों इतने में कहता है कि देखिए मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों एक साथ में फिर से रहने लगते हैं और कहती है कि पहले तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम टेंशन ना लो, मैं अपना डिवोर्स फील कर दूंगी। दोस्तों कुछ जो कि कलेक्टर बनते ही उसकी प्रयागराज के अंदर ही पहले की जो कि ड्यूटी होती है, जो फर्स्ट ड्यूटी होती है ज्वाइनिंग होने के बाद में, पहली ड्यूटी उसकी प्रयागराज में आती है। कविता सबसे पहले अपनी माँ के पास में जाती है, अपने घर पर जाती है, जैसे ही अपनी माँ को ढूंढती हुई जाती है, तो जो उसकी माँ है उसको देख करके बिलक बिलक के रोने लगती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो उसकी माँ के हाथों में सामान था वो भी अपना यूं की यूं ही सामान कर जाता है, अपनी बेटी के गले से चिपक कर रोने लगती है, बेटी तुम इतने दिन से कहाँ थी, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह पर हमने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे ससुराल सास ससुर ने भी ढूंढा, लेकिन तुम बेटी कहीं पर नहीं मिली। दोस्तों इतने में कविता है जो दीनदयाल को, यानी कविता के पिता को जो कि सावित्री आवाज लगाती है कि कहती है कि देखो कविता अपने घर पर आई है। दोस्तों वो बूढ़े माता पिता उसके उस वक्त हो चुके थे, तकरीबन 5-6 साल बाद में अपनी बेटी को देख रहे थे। और दोस्तों देखने के बाद में जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी बेटी आई है, वो अपने बेटी के पैरों में जाने की कोशिश करता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम्हारे सास ससुर तुमको वहां पर परेशान करते थे, बेवजह परेशान करते थे, मुझे आज पता चल रहा है कि मेरी बेटी आखिर अच्छे से पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनी है और इसी वजह से मैं तुम्हारे हुनर को बेटी पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बहुत गलत था, मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आता था, मुझे तुम्हारी कदर ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा सब कुछ खत्म करने के बाद में कहती है कविता कि पिताजी माताजी तुम ये सब बातें खत्म करो, आगे अब तुम मेरे साथ में चलो, हम एक अच्छे से घर में रहेंगे, इस जिंदगी को अब हम छोड़कर अच्छी बिल्डिंगों में रहेंगे, अच्छे मकानों में रहेंगे, मेरी अच्छी कलेक्टर, जो कि मैं अब कलेक्टर बन चुकी हूँ। लेकिन
सबसे पहले हमें महाकुंभ के मेले में चलना है, घूमने के लिए चलना है। दोस्तों कुछ अधिकारी उसके साथ में होते हैं, लेकिन सिविल ड्रेस में होते हैं, अपने माता पिता के साथ में। कविता है जो महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए जाती है। जैसे ही गंगा नदी के पास में वो जाती है, तो वहां पर दोस्तों देखती है कि काफी सारे साधु वहां पर खड़े हैं, और कई साधु वहां पर जो कि मतलब नागा साधु हैं वो नहा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही एक नागा साधु की नजर इस पर पड़ती है, कविता पर पड़ती है, तो कविता को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो हक्का बक्का वहां पर रह जाता है। दोस्तों जैसे ही उसके पास में आता है, कविता के पास में नागा वो आता है, और आने के बाद में नागा साधु उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। दोस्तों लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि आखिर मुझसे ये जो नागा साधु है ये माफी मांग क्यों रहा है, ये है कौन, किस वजह से मुझसे माफी मांग रहा है। दोस्तों उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन जैसे ही नागा साधु अपने चेहरे से अपनी उस राख को हटाता है जो उसने अपने चेहरे पर लगाई हुई थी, पूरी तरह से अपने चेहरे को धोता है, तो देख के नहीं उसकी डीएम की जो आंखें हैं फटी की फटी रह जाती हैं। उस नागा साधु को देखकर उसे देखते ही रह जाती है। कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारा ये हाल कैसे हो चुका है अंकित, तुम यहाँ पर नागा साधु बने क्यों हो, आखिर तुम मुझे कहानी बताओ। डीएम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि तुम आखिर नागा साधु कैसे बने। वहीं पर जो उसका पहला पति था वो उसे देखकर रोने लगता है, उसके पैरों में पड़ जाता है, कहता है कि देखिए तुम्हारे जाने के बाद में कविता हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, मुझे आपकी कमी महसूस होने लगी। हमने आपको काफ़ी दिन तक खूब ढूंढा, हर जगह पर ढूंढा, मेरे माता पिता को भी तुम्हारी कमी महसूस होने लगी, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होने लगी, लेकिन तुम हमें कहीं पर नहीं मिली। दोस्तों ऐसे ही जब वो कहता है कि तुम मुझे कहीं पर नहीं मिली, और इसके बाद में मैंने सोच लिया कि मैं अब संन्यास लूंगा और मुझे एक साधु बनना है। मैं संन्यास लेने के बाद में जो है कि अब ऐसा काम नहीं करूंगा, आखिर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अब किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों जैसे ही वो संन्यास लेने के बाद में कहता है कि मैं यहाँ पर नागा साधु बन गया हूँ। दोस्तों कहता है कि अब मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे संन्यास भी ले लिया है। तो वहीं पर डीएम साहिबा है वो अपने पति को जो कि तलाक के डिवोर्स के पेपर देती है, वहां पर कानूनी तरीके से उससे तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद में जो उसका दोस्त था जिससे उसने कहा था कि हम दोनों शादी करेंगे, अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, रवि है दोस्तों, रवि के साथ में वहीं पर कुछ दिन बाद में उसका अच्छे से धूमधाम से दोनों की, रवि की और कविता की शादी हो जाती है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, उनके माता पिता अच्छे से रहने लगते हैं और एक दूसरे का वो अच्छे से ख्याल रखते हैं। इतनी पढ़ाई करते हैं, वो भी इतनी पढ़ाई करता है जो रवि है, कविता कहती है कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कुछ दिन अलग रहकर तुम पढ़ाई करो। दोस्तों कुछ दिन अलग रहने के बाद में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में जो रवि है, रवि भी कलेक्टर बन जाता है और दोनों पति पत्नी अच्छे से अपनी जिंदगी को बसर गुजर करने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आज के युग में जो चल रहा है, फैशन बना हुआ है, जो गरीब घर की लड़की होती है उसका कोई लेना पसंद, उसको शादी करना कोई पसंद नहीं करता है, उसको अपने घर में लाना पसंद नहीं करता है, बल्कि आज का जो दौर है बहुत ही गलत चल रहा है, कोई गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी को सुन करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।